स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 आपका सिविक्स का है, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया था और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि फेडरलिज्म का क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्या क्या मूल मंत्र होता है, सब चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म हमारा जैसे कि पावर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब पावर को शेयर करना। फेडरलिज्म एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट है हमारा फेडरलिज्म। विदाउट फेडरलिज्म डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए, फेडरलिज्म मतलब पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन उसमें क्या होता है, लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो स्टेट पावर, जो सेंट्रल अपना पावर स्टेट को देती है, स्टेट के पास भी खुद का पावर रहता है और सेंट्रल के पास भी खुद का पावर रहता है। फर्क इसमें थोड़ा यही रहता है कि जो स्टेट के पास रहता है वो थोड़ा कम पावर रहता है और सेंट्रल के पास पूरा पावर रहता है। तो कुछ कुछ मैटर में स्टेट के पास खुद का पावर होता है और कुछ कुछ मैटर में सेंट्रल स्टेट में नहीं इंटरफेयर कर सकता है। तो इसका क्या क्या पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा लोकतांत्रिक देश में 2 लेवल होता है गवर्नमेंट का। किसी किसी देश में 3 लेवल भी होता है, यहाँ भी अब 3 लेवल हो चुका है। जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी म्युनिसिपैलिटी सब रहते हैं, ये हमारा गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है इसमें, different tier of government govern the same citizen but each tier has own jurisdictions in a specific matter of legislation, taxation and administration। देखिए, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि आपका तो डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मैंने आपको बताया कि दोनों के पास पावर कुछ कुछ मैटर में अलग अलग पावर दोनों के पास रहते हैं। मतलब सेंट्रल स्टेट में गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जैसे कि लेजिस्लेचर का मैटर में, टैक्सेशन का मैटर में और एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर में। मतलब आप अब एक स्टेट में टैक्सेशन का प्रोसेस अलग है तो दूसरे स्टेट में टैक्सेशन का प्रोसेस अलग है। जैसे कि एग्जांपल हमारा बिहार को लीजिए, बिहार में दारू बंद है लेकिन झारखंड में दारू नहीं बंद है, तो इसमें टैक्सेशन अलग अलग होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, द जुडिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टियर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा स्टेट में कौन सा स्टेट में क्या नियम लागू होगा। जैसे कि हमारा जो 28 स्टेट है, कितना स्टेट लैंग्वेज के आधार पे बना है, कितना ट्राइब्स के आधार पे और कितना ऐसे ही मतलब आधार पे बना हुआ है हमारा स्टेट। तो ट्राइबल रीजन, जहाँ ज्यादा ट्राइबल रीजन है उसको, उसके लिए अलग जुडिशरी प्रोसेस होता है। और जहाँ लैंग्वेज के मतलब सबको अपना अपना अधिकार दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर रिजर्वेशन का भी सिस्टम होता है, तो इसको हम लोग इसमें भी कंक्लूड कर सकते हैं। और फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो इससे हमारा क्या होता है, मतलब सबको स्पेसिफिक पावर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि एक समाज को दूसरे समाज के द्वारा नहीं दबाया जाता या नहीं निर्भर होना पड़ता है और सरकार भी आराम से काम कर सकती है। क्योंकि अगर ये पावर हर एक ट्राइब या फिर हर एक अलग अलग समूह को नहीं दिया जाएगा तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल changed by one level of government, such changes require the consents of both the level of government। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा सामान्य नहीं रह सकता है। मतलब कि जैसे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में जब बना था, तो इसमें जो बहुत सारे चेंजेस अभी तक में आ चुके हैं। बहुत सारे चेंजेस का मतलब वक्त के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड होते रहा है। तो ये आपका पॉइंट कहना ये चाहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है टाइम के आधार पे, मतलब अभी कुछ और है, बाद में उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाएगा। जैसे कि हमारा अभी लेटेस्ट अपडेट आईटी रूल्स का है।
आईटी सेक्टर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश इतना विकसित नहीं था कि हमें सबके पास मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। लेकिन जब ये विकसित हुआ, जब इतना चीज़ आया हमारे देश में, तो एक नया लॉ, नया सेक्टर आईटी सेक्टर बन चुका है। तो इसके लिए कुछ लॉ भी निकाले गए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो ये यही को बताता है। और फिफ्थ हमारा क्या है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास देखिए, हमारा जो देश है इसमें किसी को भी कोई सा भी दिक्कत होता है वो सीधा कोर्ट पहुंचता है। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि हमारा जो देश में सबसे सुप्रीम चीज क्या है, कोर्ट है। मतलब ये गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है। वैसे तो गवर्नमेंट और कोर्ट अलग अलग अपना रास्ता पे चलती है, लेकिन अगर कुछ गलत करे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उसको डांट फटकार सकती है। हमारे देश में कुछ भी गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस नियम को हटा के दूसरा नियम ला सकती है। तो कोर्ट के पास ज्यादा पावर रहता है। और इसमें क्या बोल रहा है, तो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। देखिए, कोर्ट बहुत अलग अलग लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो पूरा सेंट्रल लेवल का कोर्ट होता है। तो जो डिस्प्यूट हमारा हाई कोर्ट नहीं सॉल्व कर पाता है, दो स्टेट के बीच में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसको हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो जो होता है वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो कोर्ट का भी इसमें फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा 6 पॉइंट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो देखिए मतलब अलग अलग स्टेट पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियर। हाँ, तो हमारा जो अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग मतलब स्टेट है, जो हमारा हर स्टेट का एक अलग अलग रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जनरेट कैसे होता है कि वो देश कितना विकसित, मतलब वो स्टेट कितना काम कर रहा है, कितना अपनी जनता के लिए सरकार काम कर रही है, कितना रोजगार प्रोवाइड कर रही है, तो उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ताकि एक स्टेट दूसरे स्टेट पे या सेंट्रल स्टेट पे डिपेंड नहीं रहे। और इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट। तो 7 नंबर हमारा क्या बोलता है, द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate religion diversity। देखिए, जो हमारा जो फेडरल सिस्टम रहता है, फेडरल सिस्टम हमारा दो काम करती है। एक हमारा काम करती है कि ये हमको एक मतलब कि हम लोग जनता को ये एक सेफगार्ड प्रोवाइड करती है, ताकि जैसे कि हमारा देखिए इसमें आपका फेडरलिज्म में हमारा कुछ भी चीज़ होता है तो हम कोर्ट के पास जाते हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग कम्युनिटी के पास पावर शेयर रहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ भी गलत हो कोर्ट के पास पहुंच जाओ। तो ये हम लोग को एक सेफगार्ड दे रहा है। और इसमें है और दूसरा भी, और ये कंट्री को एक यूनाइट करके रखने में बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही नहीं है, तो कुल आपस में मिल के रहेंगे, यूनाइट होके रहेंगे। और फिर सेकंड इसका क्या है, while at the same time accommodate religion diversity। देखिए, हमारे देश में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, रिलीजन कास्ट के आधार पे हमारा देश बटा हुआ है। तो ये एक बहुत चैलेंजेस है हमारे कंट्री का डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फेडरलिज्म मतलब पावर हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन को दिया हुआ है, तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे फेडरलिज्म में। व्हाट इज फेडरलिज्म आप समझ गए होंगे, और फेडरलिज्म के क्या क्या पॉइंट है वो सब डिस्कस कर लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।